ठीक है। तो हमने जो है सामाजिक विज्ञान का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन फर्स्ट की इकाई विविधता से अध्याय विविधता की समझ को शुरू किया है हमने, ठीक है। जिसमें से हमने स्टोरी पढ़ी समीर 1 और समीर 2 की, है ना। हमने क्या देखा कि जो विविधता है वो किस टाइप से हमारे आसपास है ना। हम लोग कैसे एक दूसरे के साथ रहते हुए भी एक दूसरे से क्या है, अलग हैं, है ना। तो हमने जो है ये स्टोरी पढ़ ली थी, कहाँ तक पढ़ ली थी, ये जो पैराग्राफ है ना, यहाँ तक फिनिश हो गया था। तो ये इसी पैरा से हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे अब आगे, ठीक है। यहाँ से तो क्या था कि विविधता को हम कैसे समझें का ही आगे का हिस्सा है ये, ठीक है। कि कैसे हम दूसरी जगह जाते हैं, यात्रा करते हैं, ठीक है। तो पहले के लोग कैसे एक टाइम पे ही, है ना, अपनी आवश्यकता के अनुसार वो बहुत लंबे टाइम तक वहाँ पे रुक जाते थे, है ना। उनके रुकने की वजह से वहाँ पे बसे लोगों की संस्कृति, भाषा, खान पान और यात्रा करने वालों की संस्कृति, भाषा, ये सब चीज़ें क्या होती थी, मिश्रित हो जाती थी, ठीक है। तो ये क्या कहलाती थी, फिर मिली जुली संस्कृति कहलाती थी, ठीक है। फिर इसके आगे है, अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उससे भी विभिन्नता उत्पन्न होती है, ठीक है। क्या बोला गया है कि सबकी जो संस्कृतियाँ क्या करती हैं, प्रभाव ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है, ठीक है। फिर दिया यहाँ पे दिया है कि ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं। मतलब अलग अलग जो स्थिति होती है, भौगोलिक स्थिति मतलब अभी हमारे यहाँ पे क्या है, ठंडियाँ लग रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी है ना। लेकिन दूसरे प्लेस में क्या होगी, ये जो ठंडी होगी थोड़ी कम होगी वहाँ पे, है ना। वहाँ का जो भौगोलिक स्थिति कुछ अलग होगा, खेती बाड़ी के लिए जो प्लेस है वो कुछ अलग होंगी, वहाँ की मिट्टी अलग होगी, है ना। तो ये भौगोलिक स्थिति क्या होते हैं, किस तरीके से हम जो है किसी दूसरे स्थान पे जाते हैं तो कुछ टाइम के बाद कैसे सामंजस्य वहाँ पे हम बिठाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से भी विभिन्नता क्या होती है, उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फ़र्क है ना। जाहिर सी बात है, समुद्र के पास रहोगे आप तो वहाँ पे पानी वाला एरिया होगा, पानी की आपकी कोई कमी नहीं होगी, है ना, खेती बाड़ी सब चीज़ें। लेकिन वहीं आप पहाड़ी इलाकों में रहोगे तो कम मिट्टी में उपजाने वाले फसल वहाँ पे आपको मिलेंगे, है ना। पहाड़ी क्षेत्र में उगाए जाने वाले फसल ये सब उपजाएंगे वहाँ के लोग। वहाँ के लोग अपने एरिया के हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। ना केवल वहाँ के लोगों के कपड़े और खान पान की आदतों में फ़र्क होगा, है ना। अब पहाड़ी लोग जो होंगे वहाँ के खान पीन जो है वो बहुत अलग होगा, है ना। और वहीं पे देखना समुद्री इलाके में, तो जहाँ पे समुद्री इलाके हैं तो वहाँ पे क्या होगा, मछलियाँ होंगी, ये सब चीज़ें, तो वहाँ के खान पान भी वैसा ही होगा, ठीक है। बल्कि जिस तरह का काम भी करेंगे वे भी अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जियां अनाज उगाते हैं, वे इन चीज़ों के लिए बाजार पर ही निर्भर रहते हैं। हाँ, शहर में यही सी बात है, लोग अपने कामों में इतना व्यस्त रहते हैं कि वो जो है बाज़ारों की सब्जी साग इन सब चीज़ों पर ही डिपेंड रहते हैं, ठीक है। आइए भारत के दो भागों लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए ये समझने की कोशिश करें कि किस क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है, ठीक है। फिर हाँ, मतलब हम यहाँ पे देखेंगे दो भाग, लद्दाख और एक केरल, जो कि क्या है, दोनों ही भारत में ऑपोजिट में है। एक क्या है, उत्तर में है तो दूसरा दक्षिण में है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ कि एटलस में भारत का नक्शा देखिए, उसे ढूंढिए कि ये दोनों क्षेत्र लद्दाख तथा केरल कहाँ पर है ना। इन दोनों क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति वहाँ के भोजन, कपड़े और व्यवसाय पेशे को कैसे प्रभावित करती है, उनकी सूची बनाइए। तो क्या है, आपको जो है एटलस देखना है ना। एटलस होगा आप सभी के पास, और फिर उसमें देखना कि लद्दाख कहाँ पे है और फिर केरल कहाँ पे। तो चलो ये स्टोरी दी हुई है, हम सबसे पहले स्टोरी पढ़ते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है बॉक्स में, यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से, ठीक है। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। जो लद्दाख है वो कैसा है, रेगिस्तानी इलाका है। रेगिस्तानी इलाका है जो कि कहाँ पे बसा हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर के पूर्वी हिस्से में, है ना, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है, मतलब खेती यहाँ पे बहुत कम होती है, ठीक है, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है,
क्यों? क्योंकि रेगिस्तान है, पेड़ पौधे कम होंगे तो बारिश जाहिर सी बात है कम ही होगा, है ना। यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीने में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। पानी की कमी है तो यहाँ पे बर्फ़ होने की वजह से क्या होता है, ये गर्मियों में ये पानी जो है ये बर्फ़ पे पिघलता है, तो उसी पे लोग डिपेंडेंट रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है ना। एक बकरी है, पश्मीना ऊन उससे मिलती है। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। ये जो ऊन होती है बहुत ही ज़्यादा कीमती होगी, है ना, इसलिए पश्मीना जो शाल है ये बहुत ज़्यादा क्या होती है, महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं, है ना, कश्मीर के व्यापारियों को बेचते हैं, ठीक है। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। कहाँ पे बुनी जाती है पश्मीना शाल? कश्मीर में, ठीक है। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह का छेना एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती हैं। रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए, है ना। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफ़िले उस इलाके में पहुँचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं, ठीक है। ये काफ़िले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचा, ठीक है। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचित हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक क्या है, संग्रह है, ठीक है। तिब्बत का ग्रंथ जो है केसर बोला गया है, सागा, लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और यह उस पर नाटक खेलते हैं, ठीक है। तो देखो ये डायग्राम यहाँ पे चित्र बना है, पिक्चर है जो कि पश्मीना शाल बुनती हुई ये औरतें हैं। फिर हम चलो, अभी तो हम लद्दाख की स्टोरी पढ़ लिए, है ना। अब हम केरल के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ की क्या स्थिति है, फिर दोनों में क्या करेंगे, डिफरेंसेस देखेंगे हमें, है ना, कि क्या क्या चीज़ें अलग हैं। अब देखो केरल क्या है, कहाँ पे स्थित है, ये दक्षिण पश्चिम में स्थित है भारत के, ठीक है। और फिर लद्दाख कहाँ पे, पूर्वी में था, कश्मीर के पूर्वी में, ठीक है, जो कि उत्तर में है। कश्मीर कहाँ पे है, उत्तर दिशा में है, ठीक है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से, ठीक है। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारी के लिए बहुत ही आकर्षक बना, ठीक है। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए थे, ठीक है। जो हमारे ऐतिहासिक स्टोरी हम कहानियाँ पढ़ते हैं जिसमें से जो ये अरबी और यहूदी थे ये व्यापारी थे जो कि दूसरे देश से आए थे और वो सबसे पहले केरल में आए थे, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है, ठीक है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपनी यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी, ठीक है। फिर दूसरा यहाँ पे देखो आगे इधर दिया हुआ है कि वास्को डी गामा पानी के जहाज़ से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना, ठीक है। जब वास्को डी गामा जो है वो पहली बार भारत आया था, है ना, जहाज़ के द्वारा, तब जाके पुर्तगालियों को जो पता चला था कि जो यूरोप से भारत का ये समुद्री रास्ता, तब उन्होंने खोज की थी, ठीक है। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल हैं। क्यों इतने सारे धर्म यहाँ पे क्यों हैं? क्योंकि जो हमारे ऐतिहासिक काल में कौन कौन से व्यापारी, ये सब व्यापारी लोग आए थे जिन्होंने अपने जो धर्म हैं उन्हें यहाँ पे क्या किया, प्रचार प्रसार किया, जिससे यहाँ पे कई धर्म के लोग आप देख सकते हो, है ना। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीना वाला कहते हैं, है ना। क्या बोला जाता है, चीना वाला। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, चीना चट्टी। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, चीन से हुई है ना। चीन जो शब्द है ये चीज़ बताता है कि जो ये सब शब्द हैं जैसे चीना बला, चीना चट्टी, तो ये सब चीज़ें क्या बताती हैं हमको कि हाँ चीन से उत्पत्ति हुई ये शब्द हैं, ठीक है। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं, ठीक है। और फिर
आप जैसे देख सकते हो कि जो कहाँ लद्दाख के लोग क्या खाते थे, वो लोग क्या बोलते हैं, मांस खाते थे और दूध से बने जो प्रोडक्ट थे वो खाते थे, है ना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्या दिया हुआ है यहाँ पे, किस बारे में दिया हुआ है आगे, है ना यहाँ पे, ठीक है। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थिति एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, हाँ सही में बिल्कुल अलग है। वहीं पे लद्दाख जो क्या पहाड़ी इलाकों में था, तो वहीं जो है केरल एक साइड यहाँ पे क्या थे, नदियाँ थी, समुद्र था, और दूसरी तरफ पहाड़ी इलाके थे, ठीक है। अब भौगोलिक स्थिति दोनों की एकदम अलग थी। वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार की सांस्कृतिक प्रभाव है। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया था, ठीक है। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसाले की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की जो वैसे विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा, ठीक है। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता होता है, ठीक है। मतलब उसका इतिहास क्या है, कौन लोग आए, वो जो लोग आए उनकी क्या संस्कृति आई, जो हमारे फिर प्रेजेंट के क्षेत्र में वैसे, है ना, तो उसकी स्थिति कैसी है, उस हिसाब से क्या होता है, जो सांस्कृतिक जीवन में क्या करता है, गहरा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, डालता है, ठीक है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव जो है केवल बीते हुए कल की बात नहीं है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहाँ हम पहुँचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं, ठीक है, ठीक है। फिर इधर दूसरा ये हम देखें कि कैसे दो प्लेस जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन हम इंटरेक्ट होते हैं लोगों के साथ, तो जो हमारी रीति रिवाज है, परंपरा, वो सब क्या हो जाती है, घुल मिल जाती है। फिर यहाँ पे लिखा है कि विविधता में एकता, है ना, हम अलग होते हुए भी कैसे हम लोगों के बीच में एक है। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना जाता है, ठीक है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्र संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीक़ों से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे क्या हैं, भारत के लोगों में फूट डाल सकेंगे क्योंकि उनमें काफ़ी विविधता है और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने ही भिन्न हों, अंग्रेज के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक साथ थे, है ना। तो यहाँ पे दिखना, ये क्या है कि एक पोयम दिया हुआ है यहाँ पे, ये है ना, यहाँ तक पूरा आपको, जो कि आज़ादी के टाइम में लोग क्या किए हैं, इस गीत का इस्तेमाल किए हैं कि दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। सैयद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। दिन खून के हमारे, गोली खा के सोए जलिया बाग में हम, सुनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, ठीक है। हिंदुओं मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपने हम पर आंसू बहा के जाना, ठीक है। कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना, खुशियों में अपने हम पर आंसू बहा के जाना। मतलब ये क्या है, हमारे जो देश के स्वतंत्रता सेनानी जो लोग थे, जो हमारे देश को आज़ाद किए, उनमें जो लोगों का हाथ था उनके लिए ये गीत है इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो आप भी जो ये पोयम है याद करना, ठीक है, और मुझे सुनाना, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। ये सभी के लिए ये वर्क है, ठीक है। चलो देखो, ये पिक्चर बना हुआ स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाषण देते हुए पंडित नेहरू, जो हमारे राष्ट्रपिता थे, है ना, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, सॉरी राष्ट्रपिता नहीं थे, ये प्रधानमंत्री थे, है ना। तो ये भाषण देते हुए, अभी राष्ट्रपिता तो हमारे महात्मा गांधी थे, ठीक है, उन्हें ही बोला जाता है। तो ये यहाँ पे भाषण दे रहे हैं और ये पिक्चर बना हुआ है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यह गीत जो है अमृतसर में हुई जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है कि क्या बोलते हैं, ये जो है यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे जो भारतीय लोग थे, है ना, उन्हें क्या कर दिया गया था, बिना ही
वजह से उन पे गोलियां चला दी गई थी, वहाँ पे गोली बमबारी की गई थी, जिससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी, है ना। ये अंग्रेज़ों का हाथ था, ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो ये जो कांड हुआ था उसके बाद ये गीत गाया गया था, है ना। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांति प्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे, है ना। महिला, पुरुष, हिंदू, मुस्लिम एवं सिख, इतने सारे लोग थे जो अंग्रेज़ों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उसमें से बहुत लोगों की जानें गई और उससे भी ज़्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानती हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी, ठीक है। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ इस्तेमाल किया था कि जो हमारा झंडा है ना, भारतीय झंडा, तिरंगा जानते हो ना, जो 3 रंगों से बना हुआ है, एक बीच में चक्र है, जो कि क्या करती है, क्या बोला गया है, ये अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या किया गया था, इस्तेमाल किया गया था, है ना। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिससे अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ देखो ये कि रवींद्रनाथ टैगोर रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरीके से एकता का वर्णन करता है, इसे अपने शब्दों में लिखिए। तो ठीक है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, राष्ट्रगान को अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसका अर्थ जो है मुझे बताएंगे कि क्या होता है और ये किस तरीके से जो हमारी विविधता है ना, उसमें एकता को प्रेजेंट करता है, एकता को परिभाषित करता है, ठीक है। तो ये जो है ये सभी क्या है, ये अभ्यास है, ये सारे क्वेश्चन। तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि पहले चैप्टर को पढ़ोगे, फिर उसके बाद जो है ये अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं उसे अपनी कॉपी में लिखकर मुझे दिखाना, ठीक है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी को आज के जो ये लेसन है वो समझ में आया होगा। अगर ना आया हो तो मुझे आप ज़रूर पूछना, ठीक है। कोई समस्या हो तो। आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में किसी और टॉपिक के साथ।